नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 6 जुलाई 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कोट देख लीजिए। कोट है, इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर दैट इज द ट्रू गोल ऑफ एजुकेशन। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? किताबी ज्ञान, फैक्ट्स याद करना, एग्जाम पास करना, ये सब। और करेक्टर का मतलब क्या होता है? अच्छे संस्कार, अच्छी नीति, ईमानदारी, दूसरों की परवाह, ये सब चीज़ें करेक्टर में आती हैं। देखो, सही एजुकेशन का गोल जो है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप रियल लाइफ एग्जांपल देखिए। एक डॉक्टर है, इंटेलिजेंट है, सब चीज़ें याद हैं, बट देखो पेशेंट की केयर वो नहीं करते। क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार से एक पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लेकिन करप्ट। क्या वो अच्छा लीडर होगा? बिल्कुल नहीं। स्कूल्स में क्या होना चाहिए? मोरल वैल्यूज़ की भी पढ़ाई होनी चाहिए, एथिक्स की क्लासेस होनी चाहिए। कॉलेज में कम्युनिटी सर्विस, सोशल अवेयरनेस, लीडरशिप स्किल्स, ये सब चीज़ें भी सिखाई जानी चाहिए। समझ गए? आप अपने आप से पूछिए, मैं इंटेलिजेंट हूँ पर क्या मैं एक सच्चा इंसान हूँ? देखो, जो असली एजुकेशन है ना, वो किसी को भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है, हार्ट को भी और माइंड को भी, दोनों को। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ना हम आर्टिकल्स देख लेते हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। आज हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स हैं नहीं डिस्कस करने वाले। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। कर्नाटक ने ना गिग वर्कर्स को एम्पावर करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल सामने रखा है, मतलब ड्राफ्ट अभी सामने रखा है, फिर बिल लेके आएगी कर्नाटक की सरकार वहाँ की असेंबली में। अब देखो, यूपीएससी ना किसी राज्य सरकार के बिल के बारे में नहीं पूछती, निश्चिंत रहो। मतलब कर्नाटक सरकार बिल लेके आई थी, उसके बारे में बताओ, ये यूपीएससी नहीं पूछती। लेकिन जो बिल लेके आई है ना कर्नाटक की सरकार, उसमें गिग वर्कर्स से रिलेटेड कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। तो गिग वर्कर्स पे क्वेश्चन आता है ना, तो उन पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो, इसलिए हम वो डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम हॉर्टिकल्चर से संबंधित, ये हिंदुस्तान टाइम्स का अच्छा आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं जैसे थाईलैंड, मलेशिया, ये बिल्कुल डेस्परेट हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। आखिरकार ऐसा क्यों? और इंडिया क्यों नहीं चाहता कि ब्रिक्स का इतना जल्दी एक्सपेंशन हो, जल्दी? और एक ये जो आर्टिकल है ना बीच में द हिंदू का, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछने वाली है क्योंकि यूरोप की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अभूतपूर्व है और काफ़ी ज़्यादा चिंतनीय भी है कुछ लोगों के लिए। हो क्या रहा है, यूरोप में ना फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज़ का इमरजेंस देखने को मिल रहा है। आप बोलोगे सर ये फार राइट का क्या मतलब होता है? फार राइट का मतलब होता है ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके व्यूज़ काफ़ी एक्सट्रीम होते हैं, काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट होते हैं। आप बोलोगे सर अभी भी नहीं समझ में आया, मैं आपको एग्जांपल्स देके बताता हूँ। जैसे देखो, फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज जो होंगी ना, वो बोलेंगी पुरानी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है ना उनको संभाल के रखो, यूरोपियन यूनियन में शामिल मत हो, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है आपकी सोवरेनिटी का वायलेशन करता है, आपके रिसोर्सेज लेके आता है। फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज का ये व्यू होगा कि बाहर से जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको भगाओ यहाँ से, वो हमारे कल्चर के लिए खतरा हैं। अब आप समझ गए फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज के क्या व्यू होंगे। तो हो क्या रहा है, फ्रांस में ना मरीन ले पेन, फिर से बोलता हूँ, फ्रांस में ना एक लीडर हैं मरीन ले पेन। इनकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? नेशनल रैली पार्टी, आरएन पार्टी। इन्होंने ना हाल ही के इलेक्शंस में ना जबरदस्त परफॉर्म किया और इनके जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। इतने कंजर्वेटिव हैं कि अभी जो फ्रांस की फुटबॉल टीम के प्लेयर्स हैं ना, जैसे मबापे उनके कैप्टन थे, उन्होंने ये बोल दिया कि देखो अगर ये पॉलिटिकल पार्टी फार राइट वाली जीत जाती है ना, तो इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि मैं फ्रांस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं ऐसे देश को नहीं रिप्रेजेंट करूंगा जो मेरी वैल्यूज़ से मेल नहीं खाता है। फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज में ना नफरत देखने को मिलती है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये नियो फासिज्म है? कुछ लोग इसे ना नियो फासिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ना हिटलर के समय जो फासिज्म देखने को मिला था ना, ज्यूज के अगेंस्ट नफरत, कुछ लोग बोलते हैं आज के फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज के जो व्यू है ना, वो हिटलर के जैसे व्यूज हैं, नियो फासिज्म है, फासिज्म की एक मॉडर्न फॉर्म है।
इसमें आप एक्सट्रीम नेशनलिज्म देखोगे, ऑथोरिटेरियनिज्म देखोगे, माइनॉरिटी ग्रुप्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता देखोगे। तो ये एक चिंता की बात है। जो इटली की अभी प्राइम मिनिस्टर है ना मेलोनी, वो भी देखो फार राइट लीडर हैं। तो यूरोप के अलग अलग देशों में ना ये फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होकर आ रही हैं, और कुछ लोग बोलते हैं ये नियो फासिज्म की एक फॉर्म है और चिंता का विषय है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, कर्नाटक की सरकार ना गिग वर्कर्स को इंपावर करने के लिए, उनको राइट्स प्रोवाइड करने के लिए कानून बनाना चाहती है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गिग वर्कर्स का मतलब क्या है? देखो, गिग वर्कर्स इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, टेम्परेरी वर्कर या फिर फ्रीलांसर होते हैं जिन्हें हायर किया जाता है कुछ ही समय के लिए काम करने के लिए, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है उनका काम ख़त्म हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला, इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं। अब देखो, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, उबर, ओला, जोमेटो, स्विगी, इन वर्कर्स को बोलते हैं ये हमारे ना पार्टनर हैं या फिर एसोसिएट हैं। इन वर्कर्स को ना एम्प्लॉय की संज्ञा नहीं दी जाती इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि ये बहुत चालाक हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को लगता है अगर हम हमारे डिलीवरी पार्टनर्स को, इन वर्कर्स को एम्प्लॉय मानेंगे तो फिर देखो इनको हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। बेनिफिट्स जैसे कि देखो इंश्योरेंस बेनिफिट्स, जैसे कि देखो पेंशन बेनिफिट्स, जैसे कि देखो प्रोविडेंट फंड, इवन लेबर लॉज भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे, हमारा काम बढ़ जाएगा। इसी वजह से ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, जोमेटो, स्विगी, ये बोलते हैं ये डिलीवरी करने वाले जो हैं ये हमारे पार्टनर हैं, डिलीवरी पार्टनर, एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन देखो वर्ल्ड में ना ये डिबेट चल रही है, और अलग अलग देशों में, जैसे नीदरलैंड में बोला गया, प्लेटफॉर्म और इन गिग वर्कर्स के बीच में ना मॉडर्न एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। तो मांग ये चल रही है इन प्लेटफॉर्म से कि आप इनको ना अपना एम्प्लॉय मानो, पीछा मत छुड़ाओ कि हम तो सिर्फ मिडिल मैन हैं, हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म हैं। समझ गए? तो ये मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिया। राजस्थान देखो देश का पहला राज्य बना जो गिग वर्कर्स को एम्पावर करने के लिए कानून लेके आया। अब कर्नाटक लाने की कोशिश कर रहा है। कर्नाटक के लेबर डिपार्टमेंट ने ना एक बिल पब्लिक डोमेन में रखा है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट रखा है, गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2024। तो इस बिल में क्या माना गया है? क्वेश्चन ये उठता है, क्या इस बिल में इन वर्कर्स को एम्प्लॉय माना गया है या फिर कुछ और माना गया है? देखो, पहले मैं आपको राजस्थान का बताता हूं। राजस्थान का जो कानून है ना, वो ना तो इन वर्कर्स को एम्प्लॉय मानता है और ना ही प्लेटफॉर्म को एम्प्लॉयर मानता है। राजस्थान ने एक नई ढंग से इन वर्कर्स को क्लासिफाई किया गिग वर्कर्स के तौर पे, और डिफाइन भी नहीं किया कौन है गिग वर्कर, डेफिनेशन नहीं रखी उस कानून में। तो मतलब आधा अधूरी चीजें छोड़ दी राजस्थान ने। लेकिन कर्नाटक का जो ये बिल है ना, कर्नाटक का ये बिल एक कदम आगे जाता है। कर्नाटक का ये बिल प्लेटफॉर्म्स को ना इंटरमीडियरी बोलता है। ये जो भी प्लेटफॉर्म कंपनीज है ना, इनको इंटरमीडियरी यानी मिडिल मैन बोला जाता है कर्नाटक के बिल के द्वारा। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप पे थोड़ा और क्लैरिटी आई है इस बिल में। इवन देखो, गिग वर्कर्स को ना डिफाइन किया गया है कर्नाटक सरकार के इस बिल में। यह भी बोला गया है कि गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म कंपनी के बीच में ना बकायदा एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा इससे पहले कि वर्कर्स काम करना स्टार्ट करें। कॉन्ट्रैक्ट देखो कैसा होगा, इस पर भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। इसका फायदा ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो लेबर लॉज है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, वो एप्लीकेबल होंगे अब इन प्लेटफॉर्म कंपनीज के ऊपर। ये बिल में प्रोविजन किया गया है, समझ गए? अभी बिल पास नहीं हुआ है, सिर्फ ड्राफ्ट है। इसके अलावा काफ़ी बार ये प्लेटफॉर्म कंपनीज पता क्या करती हैं, ये ना कुछ वर्कर्स को रोक देती हैं कि आप एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपकी जो एक्सेस है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि कुछ रीज़न देती हैं ये प्लेटफॉर्म कंपनीज, लेकिन वो रीजंस क्लियर नहीं होते। अब मैं आपको बताता हूँ, एक वर्कर बेचारा महेश, वो जोमेटो पे काम करता है दिन रात,
पहले कोई पुरानी जगह पे जॉब करता था, इनफ पैसे नहीं बन पा रहे थे, तो अब वो फुल टाइम जोमेटो वर्कर बन के काम कर रहा है। कुछ ऐसा हुआ एकदम से जोमेटो ने ना महेश की एक्सेस बंद कर दी एप्लीकेशन पे बिना कारण बताए। सोचो यार महेश पे क्या बीतेगी। वो तो मतलब पूरा जी जान से जोमेटो पे काम कर रहा था और एकदम से कंपनी ने एक्सेस बंद कर दी बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई रीजन बताए। तो ये तो गलत है ना। तो कर्नाटक सरकार के इस बिल में ना प्रोविजन ये किया गया है, कम से कम आपको ना 14 दिनों का नोटिस देना होगा एक्सेस ब्लॉक करने से पहले, और रीजन जरूर बताना है क्यों किसी वर्कर की एप्लीकेशन को ब्लॉक किया जा रहा है। पहले ये होता था, नोटिस इसलिए नहीं देती थी ये प्लेटफॉर्म कंपनीज, ये बोलते थे कि हमारे तो एम्प्लॉय है ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयज को तो नोटिस देना पड़ता है ना हटाने के लिए। बट ये प्लेटफॉर्म कंपनीज बोल देती थी कि ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है, ये हमारे पार्टनर हैं, हम सिर्फ सर्विस की एक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं, हम हटा नहीं रहे हैं। देखो कायदे से आप हटा ही रहे हो, आप टर्मिनोलॉजी कोई भी इस्तेमाल कर लो कि हाँ हम एप्लीकेशन की सर्विस को ब्लॉक कर रहे हैं, उसका तो रोजगार चला गया ना। अब ऐसा कंपनीज नहीं कर सकेंगी, 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और रीजन भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो राजस्थान की सरकार ने अपने कानून में ये प्रोविजन किया था कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर वेलफेयर बोर्ड वो ना इन प्लेटफॉर्म कंपनी से डिमांड कर सकता है कि ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, बताओ आपका एल्गोरिथम कैसे काम करता है, किस हिसाब से आप बुकिंग देते हो इन वर्कर को या फिर डिलीवरी देते हो। लेकिन कर्नाटक सरकार का बिल एक कदम आगे जाता है। कर्नाटक सरकार कहता है इवन जो ये गिग वर्कर्स हैं ना, ये भी कंपनी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, बताओ भैया मेरी रेटिंग क्या है, मेरा काम कैसे चल रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब डिटेल्स इवन गिग वर्कर्स के द्वारा मांगी जा सकती हैं। राजस्थान सरकार ने बोला कि हम मांगेंगे, कर्नाटक एक कदम आगे गया, उन्होंने बोला नहीं, गिग वर्कर्स को भी पता लगना चाहिए। देखो आज के समय में ना रिलेशनशिप काफ़ी ओपेक होती है इन प्लेटफॉर्म्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में। वर्कर्स को पता ही नहीं होता कई बार कि उनकी रेटिंग क्या चल रही है, रेटिंग के हिसाब से कई बार ये कंपनीज डिलीवरी देती हैं, इनको पता ही नहीं कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं रेटिंग में, कौन सी चीज़ें नहीं मैटर करती हैं। तो ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर सकते हैं गिग वर्कर्स। नेक्स्ट, वेलफेयर बोर्ड गठित किया जाएगा। इसके साथ साथ वेलफेयर बोर्ड का काम क्या होगा, ना सिर्फ देखो वेलफेयर बोर्ड गिग वर्कर्स की जो एसोसिएशन है, यूनियन है, उनसे कंसल्ट करेगा। इसके साथ साथ जो वेलफेयर बोर्ड है गिग वर्कर्स के लिए, वो देखो महिलाओं के लिए और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए इवन सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी चला सकता है। ये काम होगा वेलफेयर बोर्ड का। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होगा गिग वर्कर्स के लिए। बट देखो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोविजन होंगे ना, सिर्फ उन्हीं प्रोविजंस के लिए जो गिग वर्कर्स हैं वो इस ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म का फायदा उठा सकते हैं, बाकी प्रोविजंस के लिए नहीं। जैसे देखो कंपनसेशन संबंधित कोई शिकायत करनी है, कंपनीज के हाथों या फिर कस्टमर्स के हाथों एक्सप्लॉयटेशन हुआ है वर्कर्स का, उसकी शिकायत करनी है, तो इसके लिए कंप्लेंट नहीं फाइल की जा सकती। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं ना, उनका वायलेशन हुआ है, सिर्फ उनके लिए ये ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होगा। फिर देखो ये जरूर बोला गया है कर्नाटक सरकार के बिल में, वीकली बेसिस पे कम से कम पेमेंट होगी, और जो वर्कर्स हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत अपना डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली इन गिग वर्कर्स को ना एग्जिस्टिंग इंडियन लॉज का लाभ उठाने का प्रोविजन किया गया है कर्नाटक सरकार के इस बिल में। तो ये सारे हमने अच्छे अच्छे प्रोविजन डिस्कस किए। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, इस बिल के बारे में नहीं पूछेगी यूपीएससी, कर्नाटक सरकार का जो बिल आया था उसके बारे में बताइए। बट गिग वर्कर पे जो क्वेश्चन आया ना, तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इतने सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। अब गिग वर्कर्स पे क्वेश्चन आएगा तो आप इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हॉर्टिकल्चर सेक्टर से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में क्या क्या आता है? देखो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में सब्जियां, फल, फूल, हर्ब्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इंडिया ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मामले में ना पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन देखो चौंकाने वाली बात यह है, बावजूद इसके इंडिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ट्रेड में ना
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ग्लोबल ट्रेड में सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता है। इतना ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम उगाते हैं लेकिन उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो इस आर्टिकल में हम काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, कैसे हॉर्टिकल्चर सेक्टर के जो फाउंडेशन है उसे हमारे देश में मजबूत बनाया जा सकता है और नई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है। देखो, वैसे हॉर्टिकल्चर सेक्टर के मामले में ना इंडिया के पास स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में इतना ज़्यादा डाइवर्स क्लाइमेट है, अलग अलग तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंडिया में उगाए जा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमारे देश में भी लोग ज़्यादा फल खाएंगे और उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। इसके साथ साथ देखो, छोटे छोटे जो किसान हैं ना, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो सबसे पहला जो स्ट्रेटजी राइटर के द्वारा बताई जाती है, एफपीओ पे फोकस करने वाली। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों का एक ग्रुप होता है। किसान जो हैं कॉमन बेनिफिट के लिए एक साथ आते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। क्या करता है ये एफपीओ? एफपीओ देखो, किसानों के लिए ना इकोनॉमी ऑफ द स्केल ला सकता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकता है। मैं आपको हर एक पॉइंट को ना, हर एक कीवर्ड को एग्जांपल की सहायता से बताऊंगा, वैसे ही नहीं छोड़ूंगा। कैसे इकोनॉमी ऑफ द स्केल पे कैसे एफपीओ काम कर सकता है। जैसे देखो, एग्जांपल के तौर पे 100 किसान एक साथ आए, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। अब वैसे तो देखो, 100 में से अगर कोई सिंगल किसान सीड्स परचेज करने के लिए जाता तो ना उसको सीड्स थोड़े महंगे मिलते, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का कट्टा है। लेकिन अगर 100 किसान एक साथ जाएंगे बीज परचेज करने के लिए, तो डेफिनेटली देखो, सामने वाले जो दुकानदार है, सामने वाली जो कंपनी है, वो इतना सारा माल एक साथ बेच रहा है तो कुछ तो रेट कम करेगा ना। तो 1000 रुपए कट्टा पहले मिल रहा था सिंगल किसान को, लेकिन 100 किसान एक साथ गए, ग्रुप गया पूरा परचेज करने के लिए, तो फिर देखो 1000 का कट्टा नहीं मिलेगा, हो सकता है 800 का कट्टा मिल जाए। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा होता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होती है? मान लीजिए एक किसान है, ट्रैक्टर या कोई बड़ी मशीन नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन देखो 10 किसानों का ग्रुप है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ना मिल के परचेज कर ली और बारी बारी से हर एक किसान उस मशीन को यूज करता जाए, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आई या नहीं आई? आई। फिर नेक्स्ट है प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब देखो, एक किसान है, उसने ना टमाटर की खेती की, उसे पता लग गया कि टमाटर की खेती में अगर ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करूंगा ना बहुत फायदा होता है, तो वो ये चीज़ ना अपने ग्रुप में साथी किसानों को भी बताएगा, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रमोट होती हैं। इसके अलावा देखो, जो बिचौलिया है, मिडलमैन है, उसका रोल कम हो जाता है। इंटरनेशनल बायर के साथ में भी ये ग्रुप जो है आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे मैकडोनल्ड कंपनी है, अब मैकडोनल्ड कंपनी को ना आलू चाहिए, सिंगल किसान आलू बेचेगा, मैकडोनल्ड कंपनी उससे अच्छे से नेगोशिएट नहीं करेगी, अरे देना हो तो दो, नहीं जाओ भाई, नहीं परचेज करना तुमसे। लेकिन देखो, 1000 किसान एक साथ मिलकर मैकडोनल्ड कंपनी को आलू बेचेंगे, सही दाम पे नेगोशिएट कर सकेंगे। मैकडोनल्ड थोड़ा बहुत पैसा हो सकता है बढ़ा के भी दे दे, उसे लगेगा यार इतना सारा आलू अच्छी क्वालिटी का मुझे एक साथ मिल रहा है तो परचेज कर लेता हूं, 2-3 रुपए ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। मतलब देखो, फार्मर्स मिल के ग्रुप बना के परचेज करते हैं, बेचते हैं, हर सिनेरियो में फायदा होता है। अब जैसे एग्जांपल दिया जाता है, पुणे में ना, पुणे के नज़दीक एक जगह है पुरंदर, ये हिस्ट्री में भी आता है। यहाँ पे ना छोटे छोटे फार्मर्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है पुरंदर हाईलैंड्स। ये आप बेस्ट प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो, पुरंदर हाईलैंड्स ग्रुप बनाया गया। अब यहाँ पे ना किसान मिल के ना फिक्स यानी अंजीर उगाते हैं। अब उस अंजीर को ना अपना एक ब्रांड का नाम दे दिया गया है किसानों के इस ग्रुप के द्वारा। अब वो अंजीरों की जो ब्रांड है ना, फिक्स की जो ब्रांड है, वो बिकता है प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। एक और एग्जांपल है, एक और फार्मर प्रोड्यूसर्स का ग्रुप है सह्याद्री फार्म्स। अब इन्होंने ना, सह्याद्री फार्म्स ने ना इस एफपीओ में ना किसानों ने ना मिल के कोल्ड स्टोरेज डेवलप कर लिया। अब एक किसान कोल्ड स्टोरेज नहीं डेवलप कर सकता, लेकिन काफ़ी सारे किसानों का ग्रुप है, थोड़े थोड़े पैसे दिए, कोल्ड स्टोरेज डेवलप हो गया और सभी किसानों की जो फसलें हैं वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में जमा हो गई। तो किसानों का ये ग्रुप बल्कि देखो एडवाइजरी टीम भी रखता है जो किसानों को राय देता है क्या उगाना चाहिए, क्या नहीं उगाना चाहिए, और भी टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स है ना रेंट पे लेके आता है ये ग्रुप एफपीओ सह्याद्री फार्म्स। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। देखो, ये जो डेवलप कंट्रीज है ना,
ये डेवलप्ड कंट्रीज बहुत नखरे वाले होते हैं। जैसे ये सेब इंपोर्ट करते हैं, एप्पल इंपोर्ट करते हैं, तो इनकी डिमांड होती है कि भाई जो भी एप्पल का बॉक्स है ना, उसमें सारे एप्पल्स का साइज एक जैसा होना चाहिए, एप्पल्स सारे सेम कलर के होने चाहिए, सेम क्वालिटी के होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है ना तो हम नहीं परचेज करेंगे। तो ये दिक्कत है। लेकिन ये जो फार्म प्रोड्यूसर वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ग्रुप ना किसानों को बोलते हैं, जो भी मेंबर होते हैं ना इन ग्रुप के, वो किसानों को बोलते हैं कि भाई इसी साइज के उगाओ और इस समय पे आप हार्वेस्टिंग करो ताकि इस कलर के एप्पल मिले। तो ना ऐसे करने से क्या होता है कि बहुत सारे किसानों का जो एप्पल है ना वो सेम क्वालिटी का होता है, सेम साइज का होता है, तो फिर उसे एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है, उसको प्रोसेस करने में आसानी होती है। ये फायदा है। तो ये देखो राइटर के द्वारा ना पहली स्ट्रेटेजी बताई गई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। अब देखो राइटर ना दूसरी स्ट्रेटेजी बताते हैं, सेकंड स्ट्रेटेजी। ये देखो खेती के तरीके के बारे में है और प्रोडक्ट की क्वालिटी से संबंधित है। दूसरी जो स्ट्रेटेजी है खेती कैसे करें इस बारे में है और प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में है। तो इस स्ट्रेटेजी में ना राइटर काफ़ी सारे पॉइंट्स देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से संबंधित। राइटर कहते हैं देखो हर एक देश के ना अपने रूल्स होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। फॉर एग्जांपल ना जापान में मैंगोज एक्सपोर्ट करने के लिए ना उन्हें वेपर हीट ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो इससे ना कीड़े मर जाते हैं। पर देखो मैंगो का जो टेस्ट है ना वो नहीं बदलता। तो ना जापान ऐसे मैंगोज चाहता है, तो हमें जापान में मैंगोज एक्सपोर्ट करने हैं तो हमें इस क्वालिटी के मैंगोज जापान में भेजने होंगे, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पॉइंट ये है कि जो किसान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाते हैं ना, वो अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ना, उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जानकारी हो और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करें। समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट है फार्मर्स को लेटेस्ट नॉलेज देना। देखो नए तरीके, नए सीड्स, नए मशीन्स के बारे में फार्मर्स को बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये जो स्कीम है ना, इससे फार्मर्स को पता चलता है कि उनकी ज़मीन में क्या डालना है, कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है। नेक्स्ट है प्रिसीजन फार्मिंग। देखो प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब ये है सही चीज़ सही मात्रा में सही समय पर यूज़ करना खेती में। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ड्रोन से खेती, इससे ना एग्जैक्ट जगह पर स्प्रे हो जाता है और वेस्टेज बहुत कम होता है। समझ गए। प्रिसीजन फार्मिंग में एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो जितना फर्टिलाइजर चाहिए सिर्फ उतना ही दो, जितना पानी चाहिए सिर्फ उतना ही दो, उसी समय पे दो जब चाहिए और उसी मात्रा में दो, उसी जगह पे दो जहां पे देना है। तो ये है प्रिसीजन फार्मिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसका देखो सिंपल भाषा में मतलब ये है कीड़े मारने के लिए ना सिर्फ दवा नहीं, स्मार्ट तरीके भी यूज करना। जैसे एग्जांपल देता हूं, नीम के पत्ते का स्प्रे, ये देखो नेचुरल है, कीड़े भी मर जाते हैं। तो ये क्या है? ये है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब ऐसे तरीके यूज करना जो इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ हों। जैसे देखो एग्जांपल्स हैं बायोपेस्टिसाइड्स, ये देखो केमिकल पेस्टिसाइड से ना कम हार्मफुल होते हैं। तो राइटर कहते हैं अगर खेती में ये सारे मेथड्स इस्तेमाल होंगे ना, प्रिसीजन फार्मिंग मेथड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, तो इससे ना इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचेगा और ईल्ड यानी पैदावार जो है वो ज़्यादा होगी। इसके बाद 2-3 और भी पॉइंट्स देते हैं राइटर, जैसे पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ना मजबूत करो, फसल कटने के बाद उसको संभालना भी जरूरी है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र में ना पैक हाउसेज होते हैं अंगूर के लिए, ग्रेप्सिस के लिए। अब ये पैक हाउसेज क्या करते हैं, इन पैक हाउसेज में ना जो अंगूर होते हैं ना उनको साफ किया जाता है, उनकी ग्रेडिंग की जाती है क्वालिटी के हिसाब से और उनको पैक किया जाता है। तो पैक हाउसेज नहीं होंगे तो फिर अंगूर को संभालना मुश्किल हो जाएगा हार्वेस्टिंग के बाद। इसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन करना, वैल्यू एडिशन ताकि ज़्यादा पैसा मिले। जैसे देखो एग्जांपल देता हूँ, एक तो आप बनाना को ना सीधा बेचोगे, लेकिन एक केले को ना चिप्स बना के बेचोगे, तो जाहिर तौर पे देखो चिप्स बेचोगे ना, चिप्स के आपको ज़्यादा दाम मिलेंगे। तो वैल्यू एडिशन अगर आप करते हो ना फसलों में और उसके बाद बेचते हो तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। फिर नेक्स्ट है दूसरे देशों के साथ में समझौता करना, ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना। अगर ऐसा होता है, जैसे देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्रीमेंट साइन हुआ, तो इंडियन वेजिटेबल्स कम टैक्स के साथ ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में एंटर कर सकती हैं। तो इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ में
ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे ताकि इंडिया के किसान ज़्यादा से ज़्यादा देशों की मार्केट्स को एक्सेस कर पाएं। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से संबंधित है। जैसा देखो हमने पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया, अगर फार्मर्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो इंटरनेशनल सेफ्टी और क्वालिटी पे ध्यान देना जरूरी है, तभी दूसरे देश हमारे देश के किसानों से इंपोर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसके लिए ना नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आज के समय में तो देखो, जैसे ड्रोन्स आ गए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी है, और बढ़िया बढ़िया प्रिसीजन टेक्नोलॉजी के लिए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए टेक्नोलॉजीज़ और इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं। तो हमारे फार्मर्स ये सब अवेल कर पाएँ, इनको एक्सेस कर पाएँ, इसके लिए सरकार को ना टैक्स इंसेंटिव देने होंगे। इसके अलावा और नए नए इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, इसके लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। वो प्रयास देखो कैसे हो सकते हैं, सीधा सीधा सरकार ग्रांट दे सकती है, पैसे दे सकती है एग्रीकल्चर में रिसर्च करवाने के लिए, या फिर टैक्स इंसेंटिव दे सकती है। लेकिन बात सिंपल है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा ना तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी आएगी, और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, इसके अगेंस्ट रिजिलियंस पैदा होगी। किसान क्लाइमेट चेंज होने के बावजूद खेती में स्टेबिलिटी ला पा सकेंगे, और मतलब कंसिस्टेंट ईल्ड दे सकेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन फ्रेमवर्क। अब देखो, एक वो प्रोवर्ब हम यूज करते हैं ना, फार्म से फोर्क तक, खेत जहां पे फसल उगती है और जनता जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के चम्मच से चीजें खाती हैं, इसके बीच में ना पूरी एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस जैसे देखो, किसानों ने अपनी फसल उगाई, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज में गई, उसके बाद में कोई एग्रीगेटर है, उसने बहुत सारे किसानों की या फिर बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की फसल को इकट्ठा कर लिया, फिर उस फसल को बेच दिया किसी बड़ी कंपनी को। फॉर एग्जांपल फॉर्च्यून कंपनी है अदानी की। फिर उसके बाद फॉर्च्यून कंपनी के जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे वो प्रोसेस होके वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल दाल है, राजमा है, छोले हैं, फिर आउटलेट से जनता आएगी, परचेज करेगी। तो ये पूरी लंबी चेन है ना। कई बार ना इस पूरी सप्लाई चेन में ना इनएफिशिएंसी होती है। इनएफिशिएंसी मतलब अब किसानों ने फसल की कटाई कर ली, हार्वेस्टिंग कर ली, लेकिन उसको ना कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा अच्छे से, तो फसल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। या फिर किसानों ने तो फसल को कोल्ड स्टोरेज में रखा, बट एग्रीगेटर ने ना कोल्ड स्टोरेज से लेकर बड़ी कंपनी को फसल की सप्लाई की, तो रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन जो था ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ट्रक में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से फसलें खराब हो गई। थोड़ी सी भी क्वालिटी खराब हो जाएगी, फिर देखो कोई नहीं लेगा। और खास करके ग्लोबल मार्केट की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये डेवलप कंट्रीज तो बहुत नखरे वाले होते हैं। तो इसलिए ना फसलों की क्वालिटी अच्छी रहे, स्ट्रिंजेंट चेक्स होने चाहिए क्वालिटी के लिए, फ्रेशनेस मौजूद रहनी चाहिए, और केमिकल रेजिड्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये सब चीज़ें तो इंश्योर करनी जरूरी है। अगर यूरोपियन कंट्रीज को फसल बेचनी है तो ये सब इंश्योर करने के लिए क्या करना होगा, प्री कूलिंग फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट हो वो भी देखो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में हो, पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग के दौरान कोई रेजिड्यू ना रह जाए केमिकल का, ताकि बाकी देश उसे रिजेक्ट ना कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट, कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी जो है किसानों की वो इंक्रीज की जाए। मतलब अगर देखो कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था किसानों के पास अच्छी है ना, तो किसानों को मजबूरी में अपनी फसल बेचनी नहीं पड़ेगी, वो 2-4 दिन रख लेगा। हाँ रख लेता हूँ, कौन सी मेरी ख़राब हो रही है, कोल्ड स्टोरेज में तो पड़ी है, 4 दिन बाद 5 दिन बाद रेट अच्छे हो जाएंगे तो तब बेच दूंगा। फिर ये सोच होती है किसानों की, जो कि अच्छी चीज़ है। तो देखो लॉजिस्टिक्स एंड कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था अच्छे से करने के लिए ना गति शक्ति मिशन और डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ऑफ इंडियन रेलवेज, इनका सहारा लिया जा सकता है। फिर लास्ट में आता है 5वां पॉइंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी देखो किसान ना काफ़ी वल्नरेबल फील करते हैं, वो नई नई चीज़ें ट्राई नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है रिस्क है, अगर पैदावार अच्छी नहीं हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर अच्छा इंश्योरेंस किसानों को प्रोवाइड किया जाए कि भाई अगर पैदावार कम भी हुई या फिर फसल खराब हो गई तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में ना फिर किसान इवन देखो
जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनको कल्टीवेट करते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं। तो इसलिए ना इंश्योरेंस व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अफोर्डेबल एंड कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होने चाहिए किसानों के लिए, ताकि हॉर्टिकल्चर में ना जो रिस्क है वो कम से कम हो सके। कस्टमाइज्ड मतलब किसानों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखो ये 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। वैसे ये पॉइंट्स हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, लेकिन कुल मिला के देखो एग्रीकल्चर का एक बड़ा पोर्शन कवर हो गया इन 5 पॉइंट्स में। मतलब बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की इन 5 पॉइंट्स में। अच्छा आर्टिकल था कुल मिला के ये। इसके बाद देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से IR का है। आर्टिकल है क्यों साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए कतार में लगे हैं। कंटेस्ट देखो ये है, कुछ समय पहले थाईलैंड ने ना अपनी रिक्वेस्ट सबमिट की ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए, और उसके बाद मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ना, इन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला कि हाँ हम जल्द ही ब्रिक्स की मेंबरशिप लेने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा देखो दूसरे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं ना, जैसे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये भी इच्छुक दिख रहे हैं स्टेटमेंट्स में ब्रिक्स की मेंबरशिप लेने के लिए। बट देखो क्वेश्चन ये उठता है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ब्रिक्स की मेंबरशिप क्यों लेना चाहते हैं। थाईलैंड की बात करते हैं। देखो थाईलैंड अगर ब्रिक्स का मेंबर बनेगा ना, थाईलैंड को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी, ट्रेड में फ़ायदा होगा। बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की भी यही सोच है। इसके अलावा देखो मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ये ना मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, मतलब मिडिल पावर्स हैं। अगर ये ब्रिक्स का मेंबर बनेंगे ना, तो इनके इंटरनेशनल वॉइस जो है ना, मतलब इनका दबदबा जो है ना रिलेटिवली इंक्रीज होगा। लेकिन मेन फोकस, मेन फ़ायदा इनको इकोनॉमिकली होगा। वैसे पिछले साल तो ये भी चर्चा थी, जैसे इंडोनेशिया भी ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगा, लेकिन इंडोनेशिया ने फाइनली नहीं किया, बल्कि इंडोनेशिया ने ना OECD की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं सीधा सीधा, देखो OECD जो है ना, ये तो आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ वाला ग्रुप है, और ब्रिक्स को ना वेस्टर्न कंट्रीज़ के ना एक्सपर्ट्स ने ना हमेशा एंटी वेस्ट ग्रुप माना है ब्रिक्स को। मैं थोड़ा सा ना आपको इसको बैकग्राउंड बताता हूँ। शुरुआत में 4 देशों ने मिलकर ना ब्रिक बनाया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, 4 देशों ने ब्रिक बनाया था 2008 में। बाद में देखो 2010 में, यानी 2 साल बाद साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया, तो ये ब्रिक बन गया ब्रिक्स। फिर देखो इसी साल 1 जनवरी को 4 और देशों ने ज्वाइन कर लिया। कौन कौन से ये 4 देश? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE। कौन से 4 नए मेंबर्स बने 1 जनवरी 2024 को? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE। देखो इनविटेशन तो सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना को भी भेजा गया था, लेकिन सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दिया फिलहाल के लिए ऑफर। तो ये 4 देश नए मेंबर बने, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE। ब्रिक्स के टोटल मेंबर्स की संख्या हो गई 9। नया नाम अभी सोचा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस बोला जाए। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन का 45% है, और GDP $30 ट्रिलियन की है ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ के मिला के, जो ग्लोबल इकोनॉमी का 28% है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये नए नए मेंबर ऐड हो रहे हैं ना, इंडिया खुश नहीं है। इंडिया को क्यों खुश नहीं है, मतलब क्या दिक्कत है इंडिया को? सबसे पहली चीज़ देखो, ये नए नए मेंबर्स जो बन रहे हैं ना, ये सबसे पहली चीज़ ये चाइना इंक्लाइंड ज़्यादा है। जैसे लाओस, कंबोडिया ये मेंबर बनना चाहते हैं। इवन मलेशिया में एक सर्वे हुआ था कि अल्टीमेटली अगर साइड लेनी पड़े कि फ्यूचर में किसके साथ जाना है, वेस्ट के साथ में या चाइना के, तो मलेशिया में ना 3/4 लोगों ने बोला कि चाइना के साथ जाना चाहिए। तो मलेशिया चाइना इंक्लाइंड कंट्री है। थाईलैंड पे भी आरोप लगे कि आप चाइना इंक्लाइंड हो, लेकिन थाईलैंड ने थोड़ा सा बैलेंस कर दिया। थाईलैंड ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने के बाद OECD की मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई कर दिया, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का ग्रुप है। पर देखो इंडिया की ना पहली शिकायत यही है कि ये चाइना इंक्लाइंड कंट्रीज़ ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे, ये पूरा ग्रुप चाइना डोमिनेंट बन जाएगा और इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा फिर ये ग्रुप। और इंडिया फिर इस ऐसे ग्रुप में जहाँ पे एंटी वेस्ट बातें होंगी, एंटी वेस्ट रेजोल्यूशन पास होगा, इंडिया काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करेगा। और वैसे भी देखो आपको पता है इंडिया चाइना की राइवलरी चल रही है, लद्दाख रीजन में टेंशंस हैं, तो फिर ब्रिक्स में चाइना का क्लाउड बढ़ेगा तो टेंशंस और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नए मेंबर्स ज्वाइन करेंगे तो ब्रिक्स का जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादा मेंबर्स के बीच में बट जाएगा, इंडिया को नहीं मिलेगा। इंडिया को ये भी डर है। फिर देखो ये भी डर है कि ज़्यादा मेंबर्स जब हो जाएंगे ना,
तो फिर कम रेजोल्यूशन पास होंगे, सबके बीच में सहमति बनाना रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। और शुरुआत में जब ब्रिक्स बना था ना, एक एजेंडा के साथ बना था, वो इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप था। बट अब तो देखो कोई भी ज्वाइन कर ले रहा है, तो फिर वो ये हो जाएगा कि ब्रिक्स अपने एजेंडा से हट गया है। शुरुआत में इमर्जिंग इकोनॉमीज एक साथ आए थे जिन्होंने ये ग्रुप बनाया था कि जो वर्ल्ड के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म लाए जाए। बट अब ब्रिक्स का फोकस अलग हो गया। अब कोई भी आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, वो इमर्जिंग इकोनॉमीज वाला ग्रुप ये नहीं रह गया है, ओरिजिनल पर्पज से भटक गया। समझ गए? तो कुल मिला के देखो ये पॉइंट्स हैं। आपके मन में कुछ नए पॉइंट्स आते हैं तो आप भी बताइए। वैसे जल्दी से मैं आपको पॉइंट्स बोलूं। सबसे पहला पॉइंट, चाइना की डोमिनेंस बढ़ेगी ब्रिक्स में, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया चाइना की राइवलरी बढ़ सकती है और इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज ब्रिक्स के बढ़ जाएंगे, इंडिया को नुकसान होगा। डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी आएगी। कॉमन एजेंडा नहीं है ब्रिक्स का। अब रिफॉर्म्स की मांग पहले ब्रिक्स करता था, अब उतना तेजी से नहीं कर पाएगा मेंबर्स की संख्या बढ़ने की वजह से। तो बस ये सारे पॉइंट्स हैं। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन ब्रिक्स के एक्सपेंशन से संबंधित है और इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।